फ्रेंड्स, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं जूलॉजी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यूनिट नंबर 8 दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें जो टॉपिक है हमारा दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी का, और हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें डील करनी है, और अभी आपका ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो जो फैक्ट बेसिस पे चीज़ें हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशंस को लेकर के, दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर के, एंडोक्राइनोलॉजी को लेकर के, और एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के किस तरीके से फंक्शंस करता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कौन कौन से इनके रोल होते हैं। ओके, सो जो की पॉइंट्स हैं यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं आपको। इंट्रोडक्शंस में अगर आप यहाँ पे देखें तो एंडोक्राइन का मतलब हो जाता है दैट इज द विद इन एंड टू सेट अपार्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस होती हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होता है, और इनसे बनने वाले जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकल डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में पोर होते हैं और किसी एक टारगेट सेल पे जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये सपोज कर लीजिए, अगर आपका यहाँ पे जी स्टैंड फॉर द ग्लैंड, और ये आपका पूरा क्या है, ब्लड का पूरा फ्लो है, और ये जो केमिकल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो केमिकल क्या है आपका, दैट इज द हार्मोन्स है, और ये आपका क्या है, टारगेट सेल है। तो इस तरीके से स्पेशल काइंड के टिश्यूज़ का अरेंजमेंट होता है जिसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और इन ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग टाइम पे रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में होकर के टारगेट सेल पे जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। सो ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। टिपिकली अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं: एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। ये 3 तरीके की ग्लैंड पाई जाती हैं। ये हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं, ये एंजाइम्स का करते हैं, और ये हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों का करते हैं, राइट। तो कई सारे ग्लैंड्स के बारे में आप जानते हैं एंडोक्राइन का, और एक्सोक्राइन के बारे में होपफुली भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम का सिक्रेशंस करते हैं। मिक्स ग्लैंड को लेकर के कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है। सबसे फेमस एग्जाम्पल आपका पैंक्रियाज है, और आपके रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी आपकी एग्जाम्पल्स हैं किसके, दैट इज द मिक्स ग्लैंड के। सो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब सिंपली यही हो गया कि ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट ना हो, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और इनसे बनने वाले केमिकल को हार्मोन्स बोलते हैं। और ये हार्मोन्स बेसिकली आपका ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होकर के टारगेट सेल पे क्या करता है, जाकर के काम करता है। और इन पूरे सिस्टम के स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो हार्मोन्स वो केमिकल है, ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन, और इन सभी के इंट्रैक्शंस को या इनके स्टडी को आप एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके जो रिस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं, उनके स्टडी को बेसिकली आप एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। थॉमस एडिसन इज द कॉल्ड एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। सो थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। These glands are called as ductless gland and secretions as hormones. इन ग्लैंड्स को आप डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इनके सिक्रेशंस को हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। हार्मोन्स टर्म्स इज गिवन बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग है जिन्होंने ये हार्मोन्स का टर्म दिया हुआ है। और हार्मोन्स का लिटरली जो मीन है दैट इज़ टू एक्साइट, मतलब कि ऐसा चीज़, ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जो कि कोई एक मैसेज को क्रिएट करे और एक इन्फॉर्मेशन को कैरी करे, एक्साइटेड करे कोई काम करने के लिए। सो सिक्रेटिन वॉज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाई द बैलिस एंड स्टार्लिंग सीक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूनम मिकोसा। यहाँ पे आपको बताया गया कि सिक्रेटिन जो था वो फर्स्ट हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया था। इम्पॉर्टेंस इन होम्योस्टैटिस, बॉडी के होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने में भी हार्मोन्स का क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। और हेल्सले ने इन्हें केमिकल मैसेंजर के नाम से बुलाया था, इनको जाना जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, और इनके ग्लैंड्स के जो सिक्रेशंस होते हैं उनको हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर, ऑटो क्वायर्ड इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो टिपिकली अगर यहाँ पे हार्मोन्स को देखा जाए तो हार्मोन्स क्या है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका नेचर प्रोटीनियस भी हो सकता है, लिपिड का भी नेचर हो सकता है, अमीनो एसिड टाइप के भी हो सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है दैट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। बताया गया कि हार्मोन्स एक ऐसा केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है, ब्लड स्ट्रीम से के थ्रू होकर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और दूर कहीं पे जो टारगेट सेल्स होगा वहाँ पे जाकर क्या करता है, काम करता है। नाउ डेज साइंटिफिकली डेफिनेशन क्या है हार्मोन्स का, दैट इज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट
chemicals which act as intracellular messenger and आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में क्वांटिटी में ये सेक्रेट आउट किए जाते हैं। इनका कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है लाइक एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम एक्सेट्रा, उसके जैसा इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये एक इंट्रासेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल से कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें पास आउट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये बहुत ही कम अमाउंट में बनाए जाते हैं। साथ साथ ये आपकी बॉडी में हर टाइम पे नहीं बनते हैं, कंडीशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, बनेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे एक कोई क्या है ग्लैंड है और ये कोई एक एक्स हार्मोन को क्या करती है, बनाती है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बी आपका टारगेट सेल है या टारगेट ऑर्गन है, तो ये एक्स जो हार्मोन है वो हमेशा आपका ये नहीं बना रहेगा। जब किसी टाइम पे आपकी बॉडी को वो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये एक्स हार्मोन्स को बनाना है, तो ये तुरंत का तुरंत बनेगा और जाकर टारगेट सेल पे क्या करेगा, अपना एक्ट करेगा। और टारगेट सेल पे एक्ट करने के बाद ये पूरी तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा। हर टाइम पे हार्मोन्स आपका नहीं बना रहेगा। इमेजिन कीजिए कि अगर हार्मोन्स एक बार बनता और ऑल टाइम बना ही रहता तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं कि एड्रेनल एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो फियर, फाइट एंड फ्लाइंग हार्मोन्स को बनाता है, ट्रिपल एफ जिसको आप बोलते हैं, राइट। जब कभी भी आप सांप को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, तो आप अचानक से भागना शुरू कर देते हैं और अचानक से आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स बनता है। ओके, इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये हार्मोन्स आपका बनता है और जैसे ही सिचुएशन से नॉर्मल हो जाती है, मतलब आपको लगता है कि आप भाग करके सेफ जोन में आ चुके हैं और आपको अब कुत्ता या सांप मतलब बाइट नहीं कर सकता है, काट नहीं सकता है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपका जो भागना होता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो हार्मोन्स लेवल था धीरे धीरे क्या हो रहा था, ड्रॉप आउट हो रहा था। इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा होता कि एक बार कोई हार्मोन्स अगर बनेगा और वो ऑल टाइम पे एक्टिव ही रहेगा तो क्या होता। आप लगातार सिर्फ भागते ही रहते, भागते ही रहते, भागते ही रहते, जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है। सो हार्मोन्स का ये नेचर है कि वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, मीन सेक्रेट आउट होगा, अपने फंक्शंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया जा रहा है, दैट इज द इंडोक्राइन ग्लैंड and the hormones producing diffused tissue cells in different part of our body constitute the endocrine system। अलग अलग बॉडी के पार्ट में अलग अलग ये ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स को बनाते हैं और इन पूरे हार्मोन्स को और पूरे ग्लैंड को मिला करके इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए जा रहा है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, पैराथायरॉइड है, थाइमस है, गोनेट्स है, टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल, आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये सब आपकी बॉडी के ऑर्गेनाइज्ड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और इनसे निकलने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं। हर हार्मोन्स का अपना यूनिक यूनिक क्या है, फंक्शन होते हैं। आपके एग्जाम में हार्मोन्स और उनके फंक्शंस को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने 2017 का पेपर सॉल्व किया हुआ होता आप होंगे तो आपको मालूम होगा कि ग्लूकागॉन को लेकर के, इंसुलिन को लेकर के, इन सब से, या फिर दैट इज़ ईडीएच को लेकर के, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि क्या इनका रोल होता है। तो ये यहाँ पे पिक्टोरियल एक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पे है। हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी जस्ट नीचे पे है, पीनियल ग्लैंड आपका यहाँ पे है। तो ये तीनों का लोकेशन लगभग आपके ब्रेन स्टॉर्म में है, मतलब ब्रेन के पार्ट में है। इसके बाद यहाँ पे थायराइड है और इसके बाद पैराथायराइड है, फिर थाइमस है, फिर पेंक्रियाज है, फिर एड्रिनल ग्लैंड है और टेस्टिस है एंड ओवरीज है। ये आपके लोकेशंस हैं बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ओके, सो आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशंस होता है वो दो तरीके से या दो सिस्टम्स होता है। एक तो आपका होता है नर्वस सिस्टम से, दूसरा आपका होता है एंडोक्राइन सिस्टम से। दोनों ही सिस्टम्स मिल करके हमारी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंसेस दे रखा है जो कि आप आसानी से पहले से ही जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स को केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया। हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर से मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोटीनियस है, नॉन प्रोटीनियस है, लिपिड है, अमीनो एसिड है, क्या है। तो इनको इन केमिकल के नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। नंबर पहला है मॉडिफाइड अमीनो एसिड थायराइड हार्मोन्स, जिसमें आपको दिया गया दैट इज लोडो थायरोइन, जिसे आप T4 या थायरोक्सिन या टेट्रा एडोथायरोडीन के नाम से भी जाना जाता है, या T3 ट्राइडोथायरोन के नाम से भी जानते हैं।
तो ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड के एग्जांपल में आपको दो यहाँ पे मिलेंगे, दैट इज T4 एंड T3, थायरॉक्सिन एंड ट्राइडोथायरोइन। ये आपके मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स है। दूसरा है अमाइंस, जो कि अमाइन नेचर के होंगे, कैटेकोलामाइंस। एग्जांपल में है एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन ग्लैंड, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन। ये सब एग्जांपल किसमें है? आपकी अमाइंस में है। स्टेरॉइड्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडियल, एंड हार्मोन्स ऑफ इंडियन कॉर्टेक्स, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये सब एग्जांपल आपके किसके? दैट इज द स्टेरॉयड हार्मोन्स के। पेप्टाइड, जो कि आपके शॉर्ट चेन के फॉर्म में है, ऑक्टापेप्टाइड, ऑक्सीटीन, लॉन्ग चेन, एसीटीएच एंड एमएसएच। और प्रोटीन नेचर के दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, रिलैक्सिन। ये सब आपके एग्जांपल किसके हैं? दैट इज द प्रोटीन नेचर के। सो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जो आपके हार्मोन्स है उनका नेचर कैसा? दैट इज द प्रोटीन का है, और वही प्रोटीन कैसे? ग्लाइकोप्रोटीन। और मेजॉरिटी जो है आपके बाकी क्या है? आपके लिपिड सॉल्युबल मीन्स स्टेरॉयड वाले हैं। तो स्टेरॉयड और प्रोटीन नेचर का ज़्यादा अबंडेंट है हार्मोन्स का, बाकी कुछ आपके पेप्टाइड नेचर के, कुछ आपके मॉडिफाइड नेचर अमीनो एसिड के, और कुछ आपके अमीन नेचर के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ऑफ हार्मोन्स, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स और amines group and steroid and peptides and proteins, right? So on the basis of केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स का एक्शन मैकेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में क्या है? डिवाइड किया जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन, यहाँ पे सिंपली दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर की हेल्प से समझूँ, तो मान लीजिए कि सपोज अगर आपका ये सेल है, तो सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर पाए जाते हैं, चेंज द कलर, ऐसे टाइप के रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर। और मान लीजिए आपका ये पूरा न्यूक्लियस है, और यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ऐसे रिसेप्टर्स को आप बोलते हैं दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, और इनको बोलते हैं दैट इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या इनको आप बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, और इनको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो ये दो टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनका मैकेनिज्म ये है कि ऐसे हार्मोन्स जो कि बेसिकली नॉन स्टेरॉयड नेचर के हैं। कैसे? नॉन स्टेरॉयड नेचर के हैं, मतलब जो भी आपका कौन कौन आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा, मतलब ये स्टेरॉयड वाले को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरी के, वो सब के सब बेसिकली इस रूट से क्या करते हैं? काम करते हैं। जबकि जो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? मेम्ब्रेन में पास आउट होकर के इस इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। तो यही दो मैकेनिज्म हैं। इन दो मैकेनिज्म के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ दिए जा रहे हैं। सो हार्मोन्स प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन्स रिसेप्टर लोकेटेड इन द टिश्यूज, टारगेट टिश्यूज ओनली। बताया जा रहा है कि जो हार्मोन्स होता है वो टारगेट सेल्स पे अपना इफेक्ट कैसे शो करता है। एक प्रोटीन है स्पेसिफिक जिसको कि आप रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, उससे क्या करता है? जाकर के बाइंड करता है। और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ओनली सिर्फ आपके टारगेट टिश्यूज पे ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो जिस टारगेट टिश्यूज में रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वहाँ पर जाकर हार्मोन्स क्या करेगा? ये बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद वहाँ पे सिग्नल को इंड्यूस करता है, और इसके वजह से कॉन्सिक्वेंटली कैस्केड फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे एक्शंस क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। Hormone receptors present on the cell membrane of the target cell are called membrane bound receptors। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेल के मेम्ब्रेन से क्या करते हैं? अटैच होते हैं और सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको आप मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। जबकि द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द दैट इज मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो कि आपका यहाँ पे अंदर में प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज द इंट्रासेलुलर। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स को आप सेल सरफेस रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं, जबकि सेल के अंदर में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को आप इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। Binding of a hormones to its receptor leads to the formation of a hormones receptor complex. Each receptor is specific to one hormones only and hence receptor are specific। बताया जा रहा है
मान लीजिए कि ये आपका सेल है और इस सेल के सरफेस पे यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज अ रिसेप्टर है। और रिसेप्टर का सपोज कुछ शेप इस तरीके से आपको बना करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपके हार्मोन मॉलिक्यूल होंगे, जिस हार्मोन्स का क्या होगा शेप इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वही क्या करेगा बाइंड करेगा, बाकी सारे आपके स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हार्मोन्स और रिसेप्टर, ये मान लीजिए आपका क्या, दैट इज हार्मोन्स है और ये क्या है आपका रिसेप्टर है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, बाइंडिंग होती है। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट से या एंटीबॉडी एंटीजन से, यहाँ पे भी सेम वही केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं, नॉन कोवलेंट वाले वीक इंटरेक्शंस। तो एक स्पेसिफिक काइंड का रिसेप्टर एक स्पेसिफिक शेप ऑफ हार्मोन से ही क्या करता है, बाइंड करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो हार्मोन्स होंगे उसको बाइंड नहीं कर पाएगा। So same just like antigen antibody are specific in nature, hormones and receptors are specific in nature, enzymes and substrates are specific in nature, वैसे ही आपके यहाँ पे हार्मोन्स और रिसेप्टर भी क्या है, स्पेसिफिसिटी की प्रोसेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर हार्मोन सिर्फ एक ही स्पेसिफिक काइंड के रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, बाकी सबसे बाइंड नहीं करेगा। Okay, hormones receptor complex formations leads to certain biochemical changes in the target tissues. Target tissues metabolism and hence physiological functions are run by the hormones. जैसे ही ये हार्मोन्स यहाँ पे बाइंड करता है इस सेल के अंदर में, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, वो एंजाइम जाकर फर्दर किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, वो जाकर किसी और को एक्टिवेट करेगा। इस तरीके से बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली इस सेल्स में क्या होते हैं, फंक्शनली इन द फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि हार्मोन्स ने उस फंक्शन को क्या किया, रेगुलेट किया हुआ है। तो जो प्राइम मतलब मैकेनिज्म है हार्मोन्स का काम करने का, वो क्या है कि हार्मोन्स पहले जाएगा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद क्या करता है, वहाँ पे केमिकल मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन करता है और वो केमिकल मॉलिक्यूल किसी दूसरे केमिकल को एक्टिवेट करेगा। इस तरीके से करते करते अब फाइनली उसमें क्या होता है, चेंजेस होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली वो फंक्शंस को क्या करेगा, परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल्स but generate second messenger like a cyclic AMP, IP3, calcium plus, DAG, CGP, etc. बताया जा रहा है कि जो वाले हार्मोन्स आपके सेल के सरफेस पे बाइंड करते हैं ये डायरेक्टली आपके सेल्स में इंटर नहीं करते हैं। उनका 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 इंटरेक्शंस या उनकी एंट्री डायरेक्टली सेल में नहीं होती है, वो सिर्फ रिसेप्टर पे ही क्या होते हैं, बाइंड किए रहते हैं। इनके बाइंड कर लेने से जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है उसके इंटरेक्शन से एक दूसरा मैसेंजर मॉलिक्यूल, मतलब ये इस केस में क्या होगा, आपका प्राइमरी मैसेंजर होगा। इसके बाद जो एक्टिवेट होगा, लेट मी एक्सप्लेन विद द फिगर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको फिगर से समझाऊँ तो सपोज कि आपका मान लीजिए ये पूरा सेल है और यहाँ पे ये सेल के सरफेस पे क्या है, रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है, आपके रिसेप्टर्स हैं। और इस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंड कर रहा है। ये आपका हार्मोन्स है, ये आपके क्या है, रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है। बाइंडिंग होने के बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा आपका क्या करता है, यहाँ पे एक्टिवेट करता है। इस केस में ये क्या कहलाएगा, दैट इज द प्राइमरी मैसेंजर। और यहाँ पे कुछ आपके मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दैट इज द CAMP, साइक्लिक AMP। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द सेकेंडरी मॉलिक्यूल। अब ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल किसी एक दूसरे मॉलिक्यूल X को एक्टिवेट करेगा, ये X वाला क्या करेगा, Y को एक्टिवेट करेगा। इस तरीके से करते करते आपका पूरा फंक्शंस क्या होता है, यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो हार्मोन्स खुद में अपने आप में क्या है, एक प्राइमरी मैसेंजर है। इनके इंटरैक्ट होने से दूसरा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है और वो फर्दर उस इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ क्या करता है, कैरी करता है। उस केसेस में उसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल क्या होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ये सेकेंडरी मैसेंजर का क्या मतलब है, क्यों इसको आप सेकेंडरी बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक प्राइमरी इंफॉर्मेटिव मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्ट होने के बाद क्या हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट नहीं था। तो साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम प्लस प्लस, डैग, CGP एट्सेट्रा, ये सब आपके क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर के तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। याद रखिए,
ऐसे हार्मोन्स जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स जिनका नेचर नॉन स्टेरॉयड नेचर का होगा, वो सभी के सभी सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और उसके बाद ही वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर क्या होगा, जनरेट होगा। कभी भी जो स्टेरॉयड नेचर का हार्मोन्स होगा वो सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट नहीं करेगा, उसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आपको बोल रहा है वो क्या है, दैट इज व्हाट कि hormones which interact with the intracellular receptors like as steroid hormones, iodothyronine hormones, etc. mostly regulate gene expressions or chromosome functions by the interactions of a hormone receptor complex with the genome. Cumulative biochemical reactions actions result in the physiological and developmental changes. बताया जा रहा है कि जो हार्मोन्स आपके डायरेक्टली सेल के अंदर में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो यहाँ पे हार्मोन्स है और यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको कि आप बोलते हैं हार्मोन्स रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, जिसको बोला जाता है HRE, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। इसको ये बाइंड करता है और जा कर के इनका जो कि आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करने वाले हार्मोन्स होते हैं, इनका मेनली काम होता है जीन के एक्सप्रेशन को क्या करना, चेंज करना, कुछ ऐसे प्रोटीन्स को बनाना, कुछ ऐसे प्रोटीन्स के एक्सप्रेशंस को सप्रेस करना, जिससे कि फिजियोलॉजिकल आपका एक्टिविटी परफॉर्म होना शुरू हो जाए और वो फाइनली आपके फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो कभी कभी आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो इंट्रासोलर हार्मोन्स, जो इंट्रासोलर रिसेप्टर से बाइंड करने वाले हार्मोन्स होते हैं, उनका प्राइम फंक्शन क्या होता है, क्या करते क्या है वो। आपको यहाँ पे समझना होगा कि वो एक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिव एलिमेंट से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, और उनके बाइंडिंग होने से जीन के एक्सप्रेशन पे क्या होती है, अल्ट्रेशंस होता है। हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि कुछ जीन आपके जो है एक्टिवेट होकर के सप्रेस होना शुरू हो, मतलब एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए, और कुछ जीन आपका क्या हो, सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों तरीके के हार्मोन्स का काम करने का तरीका अलग है। आपका जो सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करने वाला जो हार्मोन्स है वो अलग तरीके से काम करता है। जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करने वाले हार्मोन्स हैं उनका अलग तरीके से काम का तरीका होता है, मतलब वो जीन के एक्सप्रेशंस को करते हैं, जबकि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, एक्टिवेट या चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको इस फिगर में मैकेनिज्म दिया जा रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है FSH, और ये इसके लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स है, और रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 आएगा, जनरेट करेगा आप सेकेंडरी मैसेंजर का, लाइक साइक्लिक CMP और कैल्शियम का। यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होगा, लाइक एज ओवेरियन ग्रोथ हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स PM आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या है, दैट इज द रिसेप्टर्स है, और ये आपका क्या है, हार्मोन्स है। और जैसे ही सेल के सरफेस रिसेप्टर ये बाइंड किया है, वहाँ पे बाइंडिंग करने के बाद साइक्लिक AMP का सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन हुआ, और सेकेंडरी मैसेंजर क्या कर रहा है, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है, और अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल क्या हो रही है, प्रोसेस वहाँ पे परफॉर्म हो रही है। इसके साथ साथ में आप यहाँ पे देखिए जो स्टेरॉयड नेचर के हार्मोन्स हैं जिनके लिए सरफेस रिसेप्टर नहीं है, कहाँ पे है, दैट इज द न्यूक्लियस में। ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन डायरेक्टली क्या करेगा, सवाल यहाँ पे बनता है कि ऐसा क्यों है कि जो हार्मोन्स स्टेरॉयड नेचर के हैं वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पास कर जा रहे हैं, और जबकि जो प्रोटीन नेचर के हैं वो पास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन और लिपिड का ये दोनों केमिकल कंपोनेंट है। मेम्ब्रेन जो आपकी होती है वो बेसिकली कैसी किसकी की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड में लिपिड को जाना आसानी से आसान होगा, मतलब आसानी से क्या कर सकता है, वो पास हो सकता है, जबकि प्रोटीन जो होगा आपका वो बेसिकली अलग अलग नेचर का है, उसमें सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकता है। तो स्टेरॉयड नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं वो सब के सब आपके लिपिड नेचर के हैं, और लिपिड में लिपिड की सॉल्युबिलिटी आसानी से बन सकती है, दैट इज वाई ऐसा होता है। यहाँ पे एंटर करेगा, एंटर करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आप देखिए कि ये न्यूक्लियस के अंदर का चीज़ है, रिसेप्टर हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होते हैं जिसको आप HRE के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, हार्मोन्स है। बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद इनका क्रोमोसोम पे क्या होगा, एक्ट होगा, और ये जीनोम को या उनके जीन के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो ये दिस इज द की डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ क्लास ऑफ हार्मोन्स, कि कैसे वो अपना क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, या कैसे वो एक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर कब जनरेट होगा, जब आपका हार्मोन्स कैसा होगा, प्रोटीनियस नेचर का या नॉन स्टेरॉयड नेचर का होगा। और सेकेंडरी मैसेंजर तब जनरेट होगा जब आपका क्या होगा, दैट इज द सेल के सरफेस पे बाउंड किया हुआ हार्मोन्स रहेगा।
जबकि आपका जो स्टेरॉइड नेचर के होंगे वो क्या करते हैं, जीन के एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करते हैं, जीन के एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स ऑफ टू टाइप्स, एक्टिविटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके हार्मोन्स जो हैं टू टाइप्स के हैं। एक तो ऐसा जो कि वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी काम करने वाला होता है, और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका आता है ये जो एंजाइम्स होंगे वो किससे बनेंगे, दैट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, और ये बनेंगे आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो से बनने वाले जो केमिकल्स हैं उनका क्या नेचर है, किस तरीके से काम करते हैं। सो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द आइदर अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड और प्रोटीन और स्टेरॉइड। इनका नेचर आपका हो सकता है कि या तो अमीनो एसिड होंगे, या तो पेप्टाइड होंगे, या तो प्रोटीन होंगे, या तो स्टेरॉइड होंगे। ये हमेशा यूजुअली क्या होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन इन नेचर। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हार्मोन्स इज लो एंड कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन। आपको बताया जा रहा है कि हार्मोन्स का जो नेचर होगा वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, और बायोमेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हो सकता है, या नहीं कह सकता है। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी हाई एंड कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। एंजाइम्स जो होते हैं वो पास आउट हो सकते हैं आसानी से, और इसके साथ साथ में मतलब डिफ्यूज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। द एक्शंस विच आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स आर इरिवर्सिबल। एक बार अगर हार्मोन्स ने कोई काम कर दिया तो वो बेसिकली फिर से रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल नेचर का होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल नेचर का होता है। हार्मोन्स आर यूज्ड अप इन देयर एक्शंस एंड लॉसेस देयर आइडेंटिटी। एक बार हार्मोन से अपना काम को परफॉर्म किया, इसके बाद अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, लॉस कर देता है, मतलब वो हार्मोन्स आपका खत्म हो जाता है। जबकि एंजाइम्स कंट्रोल द एक्शंस बट देमसेल्व्स डू नॉट चेंजेस, मेंटेन देयर आइडेंटिटी। वो एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज तो करता है, बट कैटालाइज करने के बाद भी उस एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आता, वो एज इट इज बना रहता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया हुआ रहता है। देयर प्लेस ऑफ सिक्रेशंस एंड एक्शंस आर डिफरेंट। जहाँ पे आपका हार्मोन्स बनेगा वहाँ पे वो काम नहीं करता, दूर जाकर काम करता है। देयर प्लेस ऑफ सिक्रेशंस एंड एक्शंस मे बी द सेम। ऐसा हो सकता है एंजाइम के केसेस में कि जो सेल्स बना रही है वही सेल्स पे से वो क्या करेगा, काम करेगा। हार्मोन्स में आइदर एक्सेलरेट मेटाबॉलिक रिएक्शंस और में रिटार्ड और इनहिबिट द रिएक्शंस। हार्मोन्स ऐसा पॉसिबली हो सकता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करे, इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेट करेगा, या रिटार्ड करेगा। द एंजाइम ऑलवेज एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शंस। जबकि एंजाइम क्या होता है, हमेशा सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज ही करता है, मीन्स बढ़ाता ही है। हार्मोन्स आर क्वाइट इफेक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशंस। देयर हाइपोसिक्रेशंस एंड हाइपरसिक्रेशंस में क्रिएट अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। बताया जा रहा है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से में ही आपका काफ़ी इफेक्टिव होता है हार्मोन्स। इनका ज़्यादा सिक्रेशन होना या कम सिक्रेशन होना दोनों ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को कॉज करता है। सो मेनी डिजीज आर देयर विच आर कॉज्ड बाय द हाइपर एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। These are the also effective in low concentrations, but in the increase in enzyme activity further accelerate the rates of reactions. अगर इनके एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज ही करता है, कोई वहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरेट नहीं करेगा। देयर एक्शंस में भी रैपिड और स्लो। हार्मोन्स का जो एक्शंस है वो हो सकता है कि आपका बहुत ही फास्ट हो, या फिर आपका क्या हो, स्लो हो। देयर एक्शन इज ऑलवेज रैपिड। इनका एक्शन क्या होगा, हमेशा रैपिड ही होगा। सो डियर फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में आपने समझा कि हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या है, किस तरीके से हार्मोन्स को क्लासिफिकेशन किया गया, किस तरीके से हार्मोन्स अपना क्या करता है, काम करता है, उनका एक्शन मैकेनिज्म क्या है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल का क्या काम होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम और हार्मोन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से ग्लैंड हैं इंडोक्राइन के, और क्यों इनको आप इंडोक्राइन के नाम से जानते हैं, ये सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स के जो ग्लैंड्स हैं उनको लेकर के, और उनके फंक्शंस को लेकर के। लाइक एज अभी स्टार्टिंग आपको यहाँ दिख रहा है हिपोथैलेमस। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अलग अलग ग्लैंड्स के अलग अलग हार्मोन्स के फंक्शंस को लेकर के। सो तब तक के लिए अपनी स्टडी आप कंटिन्यू करते रहिए, और होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।